नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। तो चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा चुका हूं। 10th क्लास का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं कंप्लीट करा चुका हूं। थ्योरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 1.2। अब मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आया हूँ प्रैक्टिस के लिए। किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे, या करोगे भी तो उनमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और मैथ्स में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका अच्छा मैथ्स हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। तो ये देखिए चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है? धन पूर्णांक 6a + 5। क्या लगा है? धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। मैं बोलूं क्या 3 से पहले आने वाला धन पूर्णांक, 3 से पहले आने वाला धन पूर्णांक, तो 3 से पहले आने वाला क्या होगा? 2 होगा। अगर मैं 4 से पहले आने वाला पूछूं तो 3 होगा। 5 से पहले वाला पूछूं तो कितना होगा? 4 होगा। अगर मैं 10 से पहले वाला पूछूं तो 9 होगा। तो कैसे लेते हैं? एक कम करके। तो 6a प्लस, ये क्या लिखा हुआ है? 6a + 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 6a + 5। तो इससे एक कम करके लिखाएंगे तो क्या आ जाएगा? अगर इसे कम करके लिखें 6a + 5 में से -1 करें तो क्या जाएगा? 6a + 4 हो जाएगा। तो 6a + 4 का ये है, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपरिमेय संख्या है। ये देखो, ये 22/7 p/q के रूप में लिखा है, और ये 5/16 है, 5/√16 है। तो इसे सॉल्व करें तो क्या जाएगा? 5/4 √16। 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। ये p/q के रूप में, और ये लिखा है 0.69। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 69/100 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, तो 69/100 ये भी p/q के रूप में हो गया। लेकिन ये पाई है। क्या है? पाई। क्या है? पाई। ये पाई है। ये 3.141, और ऐसे आगे बढ़ती जाती है, ऐसे ही आगे चलती जाती है, और इसका कोई अंत नहीं है। ना तो इसके अंक हैं वो रिपीट होते हैं, और ना ही इसके अंक खत्म होते हैं, आगे चलता जाता है। तो पाई एक कैसी है? अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या। कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संख्या 4√3 है। पूर्णांक क्या होते हैं? 4, 5, 6 ये पूर्णांक होते हैं। 7 पूर्णांक हो, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। संख्या 4.4√3 है। पूर्णांक नहीं है। परिमेय के लिए क्या होता है? p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो। अपरिमेय इनमें से कोई नहीं। तो देखो 4√3 है, 4√3 है। इसे नेक्स्ट आगे समझो। ऐसे नोट में लिखेंगे, नोट, यदि किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा, भाग, जोड़ तथा घटाव किया जाए तो वह संख्या अपरिमेय रहती है। कैसी रहती है? अपरिमेय। कैसी रहती है? अपरिमेय। जैसे 4 है, 4 एक क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। और √3 कैसी है? एक अपरिमेय है। √3 कैसी है? एक अपरिमेय। √3 है, ये है अपरिमेय। अब मैं अगर 4 को √3 में जोड़ूं या 4 का √3 में गुणा करूं, क्या करूं? गुणा। ये कैसी है? अपरिमेय है। कैसी है?
अपरिमेय, या 4 का √3 में गुणा करूं या 4 में √3 से भाग दूं, कैसे √3/4 लिखूं, √3/4 लिखूं। ये भी कैसे हैं, अपरिमेय है। कैसी हैं, अपरिमेय। यदि किसी परिमेय संख्या में यदि किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा, भाग, जोड़ तथा घटाव किया जाए तो वह संख्या अपरिमेय रहती है। कैसी रहती है, अपरिमेय। 4 कैसी है, परिमेय, √3 कैसी है, अपरिमेय, √3 कैसी है, अपरिमेय। तो ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो ये 4 + √3 तो परिमेय अपरिमेय का जोड़ किया, तो यहाँ पे परिमेय अपरिमेय का गुणा किया तो अपरिमेय ही रहेगी। कैसी रहेगी, अपरिमेय। यहाँ पे गुणा किया तो ये अपरिमेय, और यहाँ पे भाग दिया तो ये कैसी है, अपरिमेय है। कैसी है, अपरिमेय। या घटाव करें 4 - √3, ये भी कैसी रहेगी, अपरिमेय रहेगी। कैसी रहेगी, अपरिमेय रहेगी। कैसी रहेगी, अपरिमेय। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो 4 √3 कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित संख्या में से परिमेय संख्या होगी, निम्नलिखित संख्या में से परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे देखो, जैसे ये √5 है, अपरिमेय होती है। कैसी होती है, अपरिमेय। और ये √1 है, √1 है। एक कितने का वर्ग होता है, एक का वर्गमूल कितना होगा, 1। और 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 1/1 तो ये P और ये Q, तो P/Q के रूप में लिख दिया। तो ये कैसी होगी, परिमेय होगी। कैसी होगी, परिमेय। बाकी सभी कैसे होंगी, अपरिमेय होंगी। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, √7 है, ये 2.737373, और ये √0.9 है, 0.9 है। यहाँ पे देखो 7 3 2 4 1 और 6 ऐसे ही आगे चलता जा रहा है, ऐसे आगे चलता जा रहा है। ना तो इसका अंत हो रहा है और ना ही कोई अंक रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा है, अपरिमेय। √7 कैसा है, अपरिमेय। √0.9 कैसा है, अपरिमेय। कैसा है, अपरिमेय। लेकिन ये 2.737373 लिखा है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2737373। पॉइंट के बाद कितने, 6 अंक हैं, तो नीचे 6 0 कर लेंगे। नीचे कितने कर लेंगे, 6 0 कर लेंगे। तो ये कैसी हो गई है, ये कैसी संख्या हो गई है, परिमेय संख्या हो गई। कैसी हो गई, परिमेय। तो यह परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे 98 लिख लेंगे। 98 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से कितनी बार, 49 बार, 7 से कितनी बार, 7 बार, और 7 से 1 बार। तो 98 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 7 × 7, और 2 बार गुणा हो रहा है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 × 7 की घात 2। तो 2 × 7 की घात 2 क्या है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 726 और 2 से 75 का मासापा होगा। 726 और 2 से 75 का मासापा होगा। मासापा का मतलब HCF पूछ रहा है, मासा क्या पूछ रहा है, मासा। तो देखिए मासा कैसे निकालेंगे, देखिए 726 2 से 75, तो 726 के गुणनखंड कर लो, 2 से कितनी बार, 363 बार। कितनी बार, 363। 3 से 121, 11 से 11 बार, और 11 से 1 बार। 2 से 75 के यहाँ पे कर लो, 2 से 75 कितने से, 5 से 55 25, 55 बार। कितनी बार, 55 बार। 5 से ये 11 बार, 11 से ये 1 बार। और यहाँ पे देखो 11 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसका HCF कितना होगा, 11 होगा। कॉमन गुणनखंड देखते हैं, तो इसका HCF मासा होगा 11। आगे देखो, संख्या n² - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है। कितने से विभाज्य होती है, 8 से। 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक पूर्णांक है, n प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है और सम संख्या है। और क्या है, सम संख्या है। तो देखो पूर्णांक है,
प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है और सम संख्या है। और क्या है? सम संख्या। तो देखो इधर देखो, एन स्क्वायर माइनस वन है, एन स्क्वायर माइनस वन, भाग कितने से देना है? 8 से देना है। कितने से भाग देना है? 8 से। यहाँ पे देखो संख्या एन स्क्वायर माइनस वन 8 से विभाज्य होती है यदि एन है एक पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। तो देखो 8 से अगर भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो 8 का कोई ना कोई गुणांक होगा। 8 हो, 16 हो, 24 हो, 32 हो, 40 हो, 64 हो, ऐसे कोई ना कोई क्या होगा? 8 का कोई ना कोई गुणांक होगा, कोई ना कोई गुणांक होगा। अगर हम यहाँ पे विषम संख्या ले लें, क्या ले लें? विषम संख्या। जैसे विषम संख्या मैंने ले ली, विषम संख्या लूं, यहाँ पे क्या लूं? विषम संख्या। विषम संख्या जैसे मान ले ली, जैसे क्या होती है? 1 3 5 7 9 11 ऐसे आ जाता है। जैसे मैंने 1 ली तो 1 का वर्ग माइनस 1/8, तो 1 माइनस 1/8 अर्थात 0/8 हो गया। तो 0, तो मतलब भाग चला गया, भाग चला गया। अब देखो 3 रख के देखो, 3 का वर्ग माइनस 1/8, 3 का वर्ग कितना था? 9 माइनस 1/8, तो 8/8, तो भाग चला गया, भाग चला गया। अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 का वर्ग कितना? 25, 25 में से एक जाएगा 24, कितना आएगा? 24, और 24 में से 8 का भाग चला जाएगा, तो कैसी होगी? एक विषम संख्या होगी। कैसी होगी? विषम संख्या। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है 4213, 4213। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 65 और 117 का निकालेंगे मासा। क्या निकालेंगे? मासा। 65 और 117 का क्या निकालेंगे? मासा। तो निकालते हैं। तो 65 और 117 का मासा 13 होगा। कितना होगा? 13, क्योंकि 13 5 65 और 13 में 117, 13 से भाग किस में जा रहा है? 65 में भी जा रहा है और 117 में भी जा रहा है। एक देख लो निकाल के, इधर मैंने लिख दिया 65, तो 5 और ये 13, इधर मैंने लिख दिया 117, तो 117 में पहले 3 से भाग दे दूं, कितने से? 3 से जाएगा 39 बार, फिर 3 से, और ये 13, कितना? 13। तो कॉमन गुणनखंड कितना है? 13। ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और इसके HCF को क्या लग रहा है? 65m माइनस 117, तो 13 को ही तो 65m माइनस 117 लिख रहा है। 65 को क्या लिख रहा है? वो 13 को ही क्या लिख रहा है? 65m माइनस 117। तो इसे इसके बराबर कर दो। क्या कर दो? बराबर। तो 65m माइनस 117 बराबर 13, तो 65m बराबर 117 प्लस 13, ये माइनस का इधर आगे प्लस का, तो 65m बराबर 130, तो m बराबर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। और 65 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा। 65 इधर गुणा में तो इधर भाग में जाएगी, तो 2 बार, तो m का मान कितना होगा? 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। दोबारा क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को, जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो इनमें से वह संख्या बतानी है, वह संख्या बतानी है सबसे बड़ी जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो।
तो पहले 13 से भाग दे के देख लेते हैं। 13 से भाग अगर 70 में दें तो 13 पाए 65 आता है। कितना आता है? 65। तो 70 में से 65 घटाएं तो 5, तो शेषफल कितना है? 5 है। कितना है? शेषफल 5। अब बोल रहा है 5 और 8। अब क्या बोल रहा है? 8 प्राप्त हो तो 8। अब इसमें 125 में भाग देने पर 13 का भाग दो 125 में, तो 13 में 117, तो 15 में से ये 8, शेषफल कितना आया? 8 आया। कितना आया? 8। तो देखो 13 से भाग देने पर 13 से 70 में भाग दिया, शेषफल 5, 125 में दिया 8, तो यही पूछ रहा था। शेषफल 5 और 8 आए तो आप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।